यस सर, विजय साडा दिस साइड फ्रॉम एकत्वम अकेडमी पुणे। आज हम करने जा रहे हैं सीए फाइनल सीएमए फाइनल चार्ट रिवीजन फॉर द टॉपिक असेसमेंट प्रोसीजर। उम्मीद करता हूँ आप ये चार्ट रिवीजन को पूरा देख रहे होंगे, और अगर देख रहे हो तो इसके पहले की प्लेलिस्ट में जाकर के एक सीरीज हम लोगों ने लगाई है, वो सीरीज आप लोगों ने पढ़ लेना। यस, स्टोरी को कुछ याद दिलाता हूँ, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सुनो, इधर घर से निकलते कुछ दूर चलते ही सबसे पहले क्या होता है, इनकम जो होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाती है बाय वे ऑफ अ रिटर्न। याद आ रहा है क्या आपको? ये रिटर्न सबसे पहले अब डिपार्टमेंट में जाएगा। डिपार्टमेंट में इसके ऊपर सबसे पहले क्या करेगा, समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट के बाद डिपार्टमेंट को अब कुछ इन्फॉर्मेशन लगेगी, अगर उनको रेगुलर असेसमेंट करनी है तो ये इन्फॉर्मेशन मंगाई जाती है 142(1) के हिसाब से। इन्फॉर्मेशन मंगाने के बाद समझ में आया नहीं आया, अगर समझ में आया तो सीधा सीधा क्या होता है बेटा, स्क्रूटनी असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट 143। नहीं समझ में आया, नॉन कंप्लायंस हुआ, दो पावर है, या तो आप स्पेशल ऑडिट के लिए बोल दो, कुछ वैल्यूएशन रिलेटेड इश्यूज है तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चल जाओ। ये तो तब की बात है जब आप सारे कंप्लायंस कर रहे हो। अगर आपको रिटर्न नहीं भरा, नोटिस दिया, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया आप लोगों ने, तो ऐसे केस में वो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी कर सकता है। यस और नो? अब देखिए मेजरली असेसमेंट कितने प्रकार की होती है, दो। यस, बाकी जितने भी है ये सब असेसमेंट के पावर है। असेसमेंट कितने प्रकार की होती है सर? दो ही प्रकार की होती है, या तो रेगुलर असेसमेंट होती है या तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है। यस, चलिए आइए सबसे पहले चालू करते हैं असेसमेंट प्रोसीजर को। फर्स्ट, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। रिटर्न भरने से बाद, रिटर्न भरने से पहले या रिटर्न भरने के बाद जो आप टैक्स पे करते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो होता है इसको आप चालान नंबर 280 के थ्रू पे करते हो। यस, ये जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है इसमें आप अपनी इनकम खुद कंप्यूट करते हो, जो टैक्स पेबल है वो खुद निकालते हो, और उसके बाद इसमें से जितना एडवांस टैक्स, यस, जितना एडवांस टैक्स है, राइट, वो आप कंसिडर किया है। इसके बाद एडवांस टैक्स के बाद आपने क्या किया हुआ है, टीडीएस टीसीएस है वो कंसिडर किया हुआ है। फिर आपने क्या किया हुआ है, डीटीडब्ल्यूए कोई क्लेम है तो आपने माइनस किया हुआ है। तो ये आपने कर दिया। तो आइए, द असेसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू असेस हिज ओन इनकम एंड टैक्स पेबल देयर ऑन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट। यस, टोटल इनकम लेते हो, उस पर टैक्स निकालते हो, टैक्स में से टीडीएस टीसीएस माइनस करते हो, इस पे इंटरेस्ट इफ एनी ऐड करते हो, और आप अपनी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी निकाल देते हो। आप अपनी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है वो क्या कर देते हो, निकाल देते हो। द असेसी शैल बी लाइबल टू पे सच टैक्स विथ इंटरेस्ट एंड फीस। तो जो भी टैक्स है वो विथ इंटरेस्ट एंड फीस आपको क्या करना होता है, लेना होता है। यस, जो आप टैक्स पे कर रहे हो असेसमेंट करते वक्त सबसे पहले क्या एडजस्ट होगा, फीस एडजस्ट होगी, फिर इंटरेस्ट एडजस्ट होगा, फिर टैक्स पेबल एडजस्ट होगा। फिर टैक्स पेबल क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। यस और नो? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फिर आता है समरी असेसमेंट। कोई भी रिटर्न, जितने भी रिटर्न जा रहे हैं, चाहे वो टीडीएस के रिटर्न हो, नॉर्मल रिटर्न हो या टीसीएस के रिटर्न हो, ये सारे रिटर्न काय काय के ऊपर होते हैं, बोलो जल्दी से, ये सारे के सारे रिटर्न आपके होंगे समरी असेसमेंट की ओर। ये समरी असेसमेंट क्या होता है बेटा, ये जो समरी असेसमेंट है, ध्यान से सुनिए, समरी असेसमेंट सेक्शन 143(1) के अंदर में कवर होता है। यस, समरी असेसमेंट सेक्शन 143(1) के अंदर में कवर होता है। 100% रिटर्न आज समरी असेसमेंट के अंदर में जाता है। समरी असेसमेंट में 5 मेजर एडजस्टमेंट्स होती है। यस, समरी असेसमेंट मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। समरी असेसमेंट में 5 मेजर एडजस्टमेंट होती है। अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम, डिसअलाउंस ऑफ लॉसेज इफ द रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस or increase in income as mentioned in the audit report, disallowance of deduction under 10AA to 80 at 80 RRB if the return is not filed on time. तो 3 डिसअलाउंसेस अट्रैक्ट करता है, डिसअलाउंस ऑफ लॉसेस इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम, डिसअलाउंसेस ऑफ एक्सपेंसेस और इंक्रीज इन इनकम एज मेंशन्ड इन द रिपोर्ट, एंड डिसअलाउंसेस ऑफ डिडक्शन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपको एक इंटीमेशन इशू होता है। यस, ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको क्या किया जाता है, एक इंटीमेशन इशू किया जाता है, और असेसी को इस इंटीमेशन पे 30 दिन के अंदर में रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड किया तो अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट होती है, रिस्पॉन्ड नहीं किया तो जो एडजस्टमेंट इंटीमेशन में मेंशन है वो एडजस्टमेंट करके फाइनल टैक्स पेबल या रिफंड ड्यू निकल जाता है। फाइनल टैक्स पेबल या रिफंड ड्यू निकल जाता है। ये इंटीमेशन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक के इशू होता है। 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होता है, इशू किया जाता है। सो चेक करिए, एवरी रिटर्न शैल बी प्रोसेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर, टोटल इनकम और लॉस शैल बी कंप्यूटेड,
फॉर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। बताइए कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं, बताइए कौन कौन से एडजस्टमेंट्स है। अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम, डिसअलाउंस ऑफ लॉसेस इफ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, disallowance of deduction if return is filed after the due date, disallowance of expenditure or increase in income indicated in audit report. Yes or no? After processing, an intimation is given to assessee of such adjustment either in writing or electronic mode, and assessee must respond in 30 days. Assessee must respond in 30 days. Yes or no? Final tax fees payable shall be computed on the basis of total income. Intimation to be sent. Time limit is 9 months from the end of financial year in which return is filed. In which return is filed. इस इंटीमेशन के खिलाफ आपके पास 3 ऑप्शन है। इस इंटीमेशन के खिलाफ आपके पास कितने ऑप्शन है? 3। यस, तो ये जो इंटीमेशन 143(1) के अंदर में इशू हुआ है, इसके खिलाफ आप 3 रेमेडी रखते हो। पहला रेमेडी है, आप इसके खिलाफ क्या अपील कर सकते हो? यस, आप सीआईटी को अपील कर सकते हो। क्या इसके खिलाफ रेक्टिफिकेशन कर सकते हो? आंसर इज यस, आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन ग्रीवियंस रिड्रेसल का जो तीसरा पार्ट है, रिवीजन, आप वो नहीं कर सकते। ये आप मेरे रिवीजन सीरीज में भी पाएंगे। रिवीजन सिर्फ ऑर्डर का हो सकता है, इंटीमेशन का नहीं। रिवीजन सिर्फ ऑर्डर का हो सकता है, इंटीमेशन का नहीं। तो तीनों ग्रीवियंस रिड्रेसल में से टेक्निकली 2 ही ग्रीवियंस रिड्रेसल अवेलेबल है। पहला है अपील, दूसरा है रेक्टिफिकेशन। इंटीमेशन का रिवीजन नहीं हो सकता, याद रखिएगा। यस, चलिए इसके बाद अब क्या होता है? दूसरी चीज होती है कि जैसे ही आपने क्या किया, समरी असेसमेंट किया। समरी असेसमेंट के बाद अगर डिपार्टमेंट को लगता है वो आपसे क्या निकालेंगे? इंक्वायरी निकालेंगे। यस, सो नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर हम जा रहे हैं 142(1). देखिए, अगर एओ को क्या करनी है? असेसमेंट करनी है, स्क्रूटनी असेसमेंट करनी है, तो अब उसको चाहिए इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन मंगाने के लिए उसके पास 2 तरीके हैं। एक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा, तो 142(1) का पावर यूज करके उनसे रिटर्न भरवाया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने रिटर्न तो भरा है लेकिन अब इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो 142(1)(2) का सहारा लेकर के क्या मंगाया जाता है? डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं। सो inquiry before assessment for the purpose of making assessment, AO or prescribed income tax authority under 142(1) may file return of income. So ROI file shall be deemed under 139. तो आपसे रिटर्न भरवाया जा सकता है within prescribed time. To provide certain information or document. So AO may require the statement of assets and liabilities and other details. Previous approval of JC shall be required for all assets and liabilities detail which are not in the accounts. So off balance sheet asset and liabilities भी मंगाया जा सकता है, बस previous approval of JC लगेगा। यस सर, कितने साल की इंफॉर्मेशन 142(1) से के तहत आ सकती है? 3 years prior to previous year। प्रीवियस ईयर के 3 साल पहले तक की इंफॉर्मेशन आपसे मंगाई जा सकती है। यस और नो? तो ये था 142(1). अब मुझे बताइए क्या होगा? पहले समरी असेसमेंट होगा, समरी असेसमेंट के बाद क्या होगा? आपसे इंफॉर्मेशन मंगाएंगे। अब यहाँ से क्या हो सकता है? 2 बातें हो सकती है। आपको इंफॉर्मेशन समझ में आई, नहीं आई? हु आर यू? एओ। आप एओ हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपके पास आई, अब आप इसका टेक्निकली क्या करना चालू करोगे? ऑडिट। यस, डिटेल समझ में आई, डिटेल समझ में नहीं आई। अगर डिटेल समझ में नहीं आई, मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स आए, डॉक्यूमेंट्स आने के बाद अब इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रही कि इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो क्लैरिटी के साथ नहीं बने हुए हैं। वन ऑफ द पावर विच इज अवेलेबल विथ एओ इज स्पेशल ऑडिट। 142(2)(a स्पेशल ऑडिट। एओ के पास ये पावर है कि वो स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, लेकिन स्पेशल ऑडिट हर केस में नहीं हो सकती। स्पेशल ऑडिट के लिए 5 केसेस दिए हुए हैं, ये 5 सिचुएशन में ही स्पेशल ऑडिट ऑर्डर की जा सकती है। कुछ बातें मैं आपको फटाफट बता दूं। स्पेशल ऑडिट प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सीआईटी पीसीआईटी से लेकर के ही होती है। स्पेशल ऑडिट का जो फीस होता है वो डिपार्टमेंट बेयर करता है, असेसी बेयर नहीं करता। हाँ, इसको करने के जो पावर है वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है, जो नॉमिनेट किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। यस, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी रिपोर्ट प्रिस्क्राइब टाइम में देनी है, हालांकि मैक्सिमम टाइम 180 डेज है। प्रिस्क्राइब टाइम में देनी है, हालांकि मैक्सिमम टाइम 180 डेज है। ये जो स्पेशल ऑडिट है, इसके रिपोर्ट जो निकलती है ये सेपरेट रिपोर्ट निकलती है। इसकी जो रिपोर्ट भी निकलती है वो कैसे निकलती है बेटा? सेपरेट रिपोर्ट निकलती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो 5 केसेस में स्पेशल ऑडिट दिया जा सकता है। पहला, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स। अगर ऐसा लग रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, बोला जा सकता है। डाउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स, डाउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स, कि भैया अकाउंट्स करेक्ट है या नहीं है।
वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स, अगर अकाउंट्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर में, इमेजिन कंपनी लाइक रिलायंस बहुत बड़े होंगे, स्पेशल ऑडिट बोला जा सकता है। स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, इन 5 केसेस में आपको क्या किया जा सकता है, स्पेशल ऑडिट बोला जा सकता है। चलो कम ऑन, व्हाट आर द 5 थिंग्स? पहला नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स, दूसरा वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स, तीसरा डाउट अबाउट द करेक्टनेस, चौथा मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, पांचवा स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस, छठवा इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। चलो कम ऑन, वंस अगेन, पहला नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, वॉल्यूम, पहला नेचर, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा डाउट अबाउट द करेक्टनेस, चौथा मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, पांचवा स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस, छठवा इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ये 6 रीजन के कारण ही हो सकता है। प्रीवियस अप्रूवल ऑफ पीसीआईटी सीआईटी इज रिक्वायर्ड, यस, मैंडेटरी है इवन इफ ऑडिट इज डन, आपका ऑडिट हो चुका है तो भी ऑडिट करवाना पड़ेगा। यस, रिपोर्ट मस्ट बी गिवन इन मैक्सिमम 180 डेज, जनरली रिपोर्ट का टाइम लिमिट लिखा होता है, मैक्सिमम 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर होता है। सीए विल बी नॉमिनेटेड बाय पीसीआईटी और सीआईटी, डायरेक्शंस कैन बी गिवन इवन इफ द अकाउंट्स आर ऑडिटेड। मान लीजिए आपको स्पेशल ऑडिट करने बोला और आपने ये नॉन कंप्लाई किया तो 10,000 रुपए की पेनल्टी है अंडर सेक्शन 272A। सो अगर स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर नहीं माना गया 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी मालिक, यस और नो। तो चलिए चार्ट के अंदर में देखिए, अकाउंट्स अगर समझ में नहीं आ रहे तो एओ के पास पहला पावर है कि वो स्पेशल ऑडिट करवा ले। स्पेशल ऑडिट के बाद कई बार ऐसा होता है कि उसको पूरे अकाउंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, उसको सिर्फ कहाँ प्रॉब्लम है, उसको वैल्यूएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें से मोस्टली स्टॉक वैल्यूएशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी के फेयर मार्केट वैल्यू को लेकर के प्रॉब्लम है, अनलिस्टेड शेयर्स के वैल्यूएशन को लेकर के प्रॉब्लम है। तो एओ हैज अ पावर कि वो रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को, और ये पावर 142A के अंदर में दिया हुआ है। 142A के तहत एओ क्या कर सकता है, वैल्यूएशन ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल करके दीजिए। ये फेयर मार्केट वैल्यू जो उसको निकाल करके देनी है, इसका टाइम लिमिट है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर इज मेड। So AO may for the purpose of assessment or reassessment make a reference to वो मतलब valuation officer to determine the fair market value of any asset, any property, any investment and submit the report within 6 months from the end of the month in which reference is made। तो जिस मंथ में रेफरेंस दिया उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर में इस रिपोर्ट को क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफिसर को निकाल करके देनी है अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट। यस, और जितना टाइम वैल्यूएशन ऑफिसर ने लिया किसी भी एसेट को वैल्यू करने के लिए, असेसमेंट का टाइम लिमिट काउंट करते वक्त उतने टाइम को क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड। उतने टाइम को क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड। तो ध्यान से सुनिए, बात समझिए। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने रिटर्न भरा। रिटर्न भरने के बाद आप कहां गए मालिक, समरी असेसमेंट में गए। समरी असेसमेंट के बाद आप कहां गए मालिक, समरी असेसमेंट के बाद कहां गए, एओ ने बोला असेसमेंट करनी है तो आपने क्या निकाली, इंफॉर्मेशन निकाली। इंफॉर्मेशन निकालने के बाद आप कहां गए, आपने देखा डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशल ऑडिट करा, क्या वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा, याद आ रहा है आपको। ये तब की बात है जब आपको नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका हो, अकाउंट्स पूरे के पूरे क्लियर हो और आपको सब कुछ समझ में आ चुका हो, तो ऐसे केस में आप करोगे स्क्रूटनी असेसमेंट। यस, सो अगर अकाउंट्स क्लियर है एंड ही डू नॉट हैव एनी सस्पिशन ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द रिपोर्ट्स, तो ऐसे केस के अंदर में क्या किया जाता है सर, नोटिस इशू किया जाता है, राइट, शो कॉज नोटिस, और फिर होता है रेगुलर असेसमेंट या स्क्रूटनी असेसमेंट। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको रेगुलर असेसमेंट या स्क्रूटनी असेसमेंट करना है तो 143(2) का नोटिस देना मैंडेटरी है। 143(2) का नोटिस देना मैंडेटरी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राइट, ये नोटिस अगर नहीं दिया तो जो आपका रेगुलर असेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। ये नोटिस अगर नहीं दिया तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। ये नोटिस का पर्पस क्या होता है, 143(2) का नोटिस का पर्पस होता है कि आपको डिपार्टमेंट पे या स्पेसिफिक जगह पे बुलाए। होल्ड ऑन, अब ई असेसमेंट आने के बाद ये काम का नहीं है, बट हाँ आपको ओल्ड और न्यू स्कीम दोनों पढ़नी है, तो प्लीज अंडरस्टैंड करना। इस नोटिस का होल पर्पस होता है किसी पर्टिकुलर दिन किसी पर्टिकुलर ऑफिस में आपको समन किया जाए और वहां पे आपकी डिटेल्स पूछी जाए। यस, सो चेक करिएगा, फॉर द असेसमेंट अंडर 143(3) नोटिस अंडर 143(2) इज रिक्वायर्ड। यस, वेयर द ROI इज फाइल्ड, ये नोटिस तभी हो सकती है जब आपने ROI फाइल किया हो, या तो 139 में या AO के ऑर्डर के हिसाब से 142(1) के अंदर में। तो स्क्रूटनी असेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो स्क्रूटनी असेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। तो
to ensure that assessee has not understated his income, overstated his loss, or underpaid the tax. The whole objective of summary assessment is three. Assessee has not understated his income, इनकम तो कहीं कम नहीं दिखाई, लॉस ओवरस्टेट तो नहीं किया, टैक्स अंडरपेड तो नहीं किया, यही इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ये नोटिस कब तक इशू की जा सकती है? 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 3 महीने के अंदर में ये नोटिस क्या हो जानी चाहिए? सर्व हो जानी चाहिए। यस सर, अगर ये नोटिस का नॉन कंप्लायंस हुआ, डिपार्टमेंट के पास क्या पावर है? मान लीजिए डिपार्टमेंट ने आपको स्क्रूटनी नोटिस भेजा था, नॉन कंप्लायंस, 3 चीजें होंगी सर। पहला, आपके साथ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, तो आपके ऊपर क्या हो सकता है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, प्लस एओ का ऑर्डर ना मानने के लिए जो पेनल्टी है 10,000 रुपए की, वो आप पे लग सकती है। तो एओ का ऑर्डर न मानने की पेनल्टी 10,000 रुपए, ये भी आपके ऊपर क्या किया जा सकता है? लगाया जा सकता है। यस और नो? तो अगर अकाउंट समझ में आए तो आप क्या करोगे? स्क्रूटनी नोटिस भेजोगे। स्क्रूटनी नोटिस आपने जैसे ही भेजा, स्क्रूटनी नोटिस आपने जैसे ही भेजा, वैसे ही क्या होगा? आप नोटिस इशू करके अब किसी पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर पर्सन को बुला रहे हो, अब आप क्या करोगे? उसकी स्क्रूटनी असेसमेंट। यस, सो 143(2) का नोटिस भेजने के बाद डिपार्टमेंट क्या करेगा? सर स्क्रूटनी असेसमेंट करेगा 143(3). इसे आप रेगुलर असेसमेंट भी बोलते हो, स्क्रूटनी असेसमेंट भी बोल सकते हो तभी सकता है जब एसएससी ने रिटर्न फाइल किया। अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं किया, स्क्रूटनी असेसमेंट पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। अब स्क्रूटनी असेसमेंट में होता क्या है? स्क्रूटनी असेसमेंट में आपको 143(2) के तहत पास बुलाया था, बैठाया था। अब जितने एविडेंसेस 142(1) में आपके डॉक्यूमेंट्स मिले थे और आपके रिटर्न के बेसिस पे जितनी चीजें एओ को क्या लगी होगी? अजीब लगी होगी, उसने एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाया होगा और उसके अंदर में सारे इश्यूज लिख करके रखे होंगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब 143(2) के तहत जैसे तेरे को बुलाया, वैसे तेरे से एक एक चीजें एक्सप्लेन करवाएंगे। यस, हम ई असेसमेंट की बात नहीं कर रहे, वो हम आगे करेंगे। तेरे से एक एक पॉइंट पूछा जाएगा कि ये खर्चा किया, इसके बिल दिखाओ, ये पर्टिकुलर पेमेंट किया, इसके बिल दिखाओ, ये पेमेंट कैश में क्यों हुआ, 40A3 का नॉन कंप्लायंसेस है, ऐसे सारी चीज तेरे से पूछी जाएगी। जिस चीज का तूने सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दिया उसको बाजू कर देंगे, जिस चीज पे तू सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दे पाया वो तेरी इनकम में क्या कर देंगे? एड बैक कर देंगे। तो स्क्रूटनी करके वो ये देख रहे हैं कि इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस कितना हुआ है। तो एओ क्या करेगा? आफ्टर हियरिंग सच एविडेंस एज मे बी रिक्वायर्ड और अदर एविडेंस प्रोड्यूस बिफोर एओ, वो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी, रिफंड पेएबल निकालेगा या लॉस ड्यू निकालेगा। समझ में आ रही है बात? सो या तो वो आपकी इनकम लायबिलिटी निकालेगा या रिफंड निकालेगा या लॉस ड्यू निकालेगा, तीनों में से एक चीज निकाल करके बाहर रख देगा। इस सेक्शन के कुछ फर्दर पावर्स है। पहला पावर, अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है जिसकी इनकम एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, AO will complete the assessment after giving exemption under section 10। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उन इंस्टीट्यूट का असेसमेंट विदाउट एग्जम्पशन कर दिया जाएगा। अगर AO को कोई शक है कि ये इंस्टीट्यूट कंडीशन कंप्लाई नहीं कर रहे, AO कैन बी वॉच डॉग, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर देगा दैट देयर इज अ नॉन कंप्लायंस, बट ही विल कंप्लीट द असेसमेंट एंड आफ्टर गिविंग एग्जम्पशन अंडर 10 विथ कम्युनिकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। Further, if the issue is with charitable trust and religious trust under section 11, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट है तो चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट के केस में एओ को कम्युनिकेट करना पड़ेगा सीआईटी को, एंड ही हैज टू वेट टिल सीआईटी ऑर्डर कम। सीआईटी के ऑर्डर आने तक के उसको वेट करना है असेसमेंट में, और जब सीआईटी का ऑर्डर आए उसके बाद ही उसको चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में अपना डिसीजन देना है। तो चलो 143(3) में 3 बातें हैं। पहली बात, एओ जनरल असेसमेंट करते वक्त आपकी टोटल इनकम, टोटल टैक्स लायबिलिटी या रिफंड ड्यू निकालेगा। दूसरा, ऐसे इंस्टीट्यूट जो सेक्शन 10 में कवर है, अगर इनमें वो नॉन कंप्लायंस पा लेता है, नॉन कंप्लायंस सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर दे पर असेसमेंट आफ्टर गिविंग एग्जम्पशन कंप्लीट कर दे। इन केस ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, अगर इसको कोई नॉन कंप्लायंस दिखता है तो ये नॉन कंप्लायंस पहले वो सीआईटी पीसीआईटी को बताएगा एंड ही विल वेट। जब तक सीआईटी पीसीआईटी का ऑर्डर नहीं आता, ही विल नॉट पास द ऑर्डर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चेक कीजिए। AO, after hearing such evidence as assessee may produce and such other evidence required on the special point, by order in writing make assessment of total income, total loss, sum payable or refund due to him. Where AO is satisfied that any fund institution, other institution covered under section 1023C or 11 has committed any specific violation, then he send a reference to PCIT CIT
to withdraw the approval, and no order asking the assessment shall be made without giving effect to the order passed by CCIT or PCIT. तो सेक्शन 11 के केस में या 1023C के केस में तो वो बहुत स्पेसिफिक है, जब तक PCIT CIT का ऑर्डर नहीं आ जाता असेसमेंट कंप्लीट नहीं होगा. इस असेसमेंट को कब तक खत्म किया जा सकता है? 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम वॉज फर्स्ट असेसेबल. तो 12 महीने फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 12 महीने के अंदर में क्या करना है आपको? 143(3) कंप्लीट करना है. 12 महीने के अंदर में फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर आपको क्या करना है? अपनी असेसमेंट कंप्लीट करना है. इज दैट डन? अब सोचिए 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट हो जाएगा, मतलब आपका इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकलेगा, या तो रिफंड ड्यू निकलेगा, या तो लॉसेस दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड है वो निकलेगा. मान लो ये ऑर्डर आपको पसंद नहीं आया. व्हाट आर द 3 ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म? अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन. तो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील भी पॉसिबल है, रिवीजन भी पॉसिबल है, रेक्टिफिकेशन भी पॉसिबल है. तो 143(3) के खिलाफ अपील भी पॉसिबल है, रिवीजन भी पॉसिबल है, रेक्टिफिकेशन भी पॉसिबल है. येस और नो? चलिए यहां तक का पूरा एक बार फिर से पढ़िए. कंप्लीट करो यहां तक का सब, जैसा कि आप हर बार जानते हैं. यहीं रिवीजन कर लो, तुरंत रिवीजन कर लो मेरे साथ. अब तक के हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़े हैं बताओ? आई थिंक इट इज डन. चल बेटे, यहां तक मेरे को याद दिला. सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी 140A की. 140A वॉज सेल्फ असेसमेंट टैक्स. अपनी इनकम निकालो, उसमें से जितना तुम्हारा TDS कटा है, एडवांस टैक्स कटा है, रिलीफ मिलने वाला है, मैट AMT क्रेडिट है, वो माइनस करो, फाइनल लाइबिलिटी. फिर हमने पढ़ा था 143(1). 143(1) क्या था? समरी असेसमेंट. 5 चीजें करनी पड़ती है: अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम, डिसअलाउंस ऑफ लॉसेस, डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन इफ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, इंक्रीज इन इनकम और डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर एज मेंशन इन ऑडिट रिपोर्ट. फिर हमने पढ़ा था 142(1). 142(1) क्या था? कुछ लोगों से रिटर्न भरवाओ, कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन मंगवाओ. फिर था 142(2)A, दोबारा से क्या करवाओ? ऑडिट करवाओ. दोबारा से लोगों से क्या करवाओ? स्पेशल ऑडिट करवाओ. फिर था 142(A), वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यूएशन निकालो. फिर था हमारा 143(2), अगर अकाउंट समझ में आ गए नोटिस भेजो, लोगों को बुलाओ, हमको कुछ गड़बड़ मिली है, एक्सप्लेन करो. खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 दोस्त, आप, मैं और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यस और नो? तो रियल लाइफ के अंदर में 143 अच्छा है, इनकम टैक्स में 143 अच्छा नहीं है, याद रखना. तो अब तक हमने कितने सेक्शन पढ़े हैं मालिक? 7 सेक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं. लेट्स मूव ऑन फॉर फर्दर सेक्शंस. यस, चलो मालिक नेक्स्ट पार्ट पे समझ रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट पे समझ रहे हैं
कि अंडरस्टैंड, ये तो हम तब की बात कर रहे हैं जब सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, बहुत जीवन अच्छा चल रहा है, आप रिटर्न भर रहे हो, सब भर रहे हो, कंप्लायंस कर रहे हो, एओ की बात मान रहे हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो और एओ की बात नहीं मान रहे हो, पॉसिबल है ना। तो ऐसे केसेस में आपके ऊपर लगाया जाता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आप ऐसे केस में आपके ऊपर क्या लगाया जाता है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बहुत क्रूअल सेक्शन है। इसके तहत एओ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ हिम, वो आपकी इनकम बेस्ट जजमेंट के बेसिस पे कंप्यूट कर देता है। बेस्ट जजमेंट के बेसिस पे क्या कर देता है? कंप्यूट कर देता है। या तो प्यार से मान जा 143, नहीं मानना 144। तो 143 कुछ केसेस में मैंडेटरी है और कुछ केसेस में ऑप्शनल है। ये एक पावर है जो एओ एक्सरसाइज कर सकता है। 4 केसेस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मैंडेटरी हो जाएगा। पहला, यू डिड नॉट फाइल द रिटर्न, इफ यू फेल टू फाइल द रिटर्न बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। दूसरा, फेल टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ 142। 142 के तहत आपको रिटर्न भरने बोला था, नहीं भरा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने बोली थी, नहीं दी। फेल टू गेट स्पेशल ऑडिट डन, स्पेशल ऑडिट कराने बोला था, स्पेशल ऑडिट नहीं करा के आया। फेल टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस अंडर 143(2), स्क्रूटनी नोटिस भेजी थी तुम्हारे को, पर उसका भी तुमने कंप्लायंस नहीं किया, कहा था इस दिन इस बजे आकर के मिलो, नहीं किया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। तो 4 केसेस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मैंडेटरी है। पहला, फेल टू फाइल रिटर्न। दूसरा, फेल टू कंप्लाई विद द नोटिस अंडर 142(1). तीसरा, स्पेशल ऑडिट नहीं कराया। चौथा, 143(2) के नोटिस का इज्जत नहीं करा। 4 केसेस में मैंडेटरी, 3 केसेस में ऑप्शनल है। पहला, अकाउंट्स आर इनकरेक्ट, अगर ऐसा लगता है दैट अकाउंट्स ऑफ द कंपनी आर इनकरेक्ट तो यस, कराया जा सकता है। अकाउंट्स आर इनकम्प्लीट, अकाउंट्स इनकम्प्लीट लग रहे हैं तो भी कराया जा सकता है। नो मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज रेगुलरली फॉलोड, अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली फॉलोड नहीं किया या आईसीडीएस फॉलो नहीं किया तो स्पेशल ऑडिट हो सकता है। चलो कम ऑन, कम अगेन, एक बार फिर से देखना। 4 केसेस में ये मैंडेटरी है। पहला, रिटर्न फाइल नहीं किया। दूसरा, 142 के नोटिस का कंप्लायंस नहीं किया, रिटर्न भरना था, डॉक्यूमेंट देना था, नहीं दिए। 142(2)A स्पेशल ऑडिट कराने बोला था, नहीं कराया। 143(2) स्क्रूटनी नोटिस देने बोला था, नहीं कराया। 3 केसेस में ऑप्शनल है। पहला, अकाउंट्स आर इनकरेक्ट, अकाउंट्स आर इनकम्प्लीट, अकाउंट्स आर नॉट, अकाउंटिंग मेथड आर नॉट रेगुलरली कंप्लाइड विथ, और आईसीडीएस नॉट कंप्लाइड विथ। यस और नो? इसका टाइम लिमिट भी सेम है जो आपका 143 का था। तो इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 12 मंथ्स के अंदर में आपको इसका असेसमेंट कंप्लीट करना है। यस, तो 143 एंड 144 को कंप्लीट करने का टाइम सेम है, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। सेम अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, तीनों रेमेडी उसके लिए भी अवेलेबल है। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। जरा ध्यान से देखिएगा, 153 एक ऐसा सेक्शन है, नेक्स्ट पेज पे जाइए। 153 एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर में सारे असेसमेंट्स को कंप्लीट करने का टाइम लिमिट लिखा है। आप देखिए, इसके फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया, इसके फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। 143, 144 कब तक खत्म करना है? 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। गेटिंग इट मालिक? चलो, 2 असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद 2 असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद, दैट इज 143, 144। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है सबसे बड़ा असेसमेंट कॉल्ड एज 147। इसको कहा जाता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या रीअसेसमेंट। क्या कहा जाता है बोलो जल्दी से? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या रीअसेसमेंट, ऐसे 2 नाम से बुलाया जाता है। मोस्टली रीअसेसमेंट याद रखो, ठीक है। अब मेरी कुछ बातें समझना। इस पे एक केस हुआ करता था, जीके एंड ड्राइव शाफ्ट। यस, जीके एंड ड्राइव शाफ्ट ने इस सेक्शन का सीक्वेंस दिया था कि इस सेक्शन को किस किस सीक्वेंस में पढ़े। यस, पूरा रीअसेसमेंट, ध्यान से सुनना, पूरा रीअसेसमेंट 147 से लेके 153 तक के कवर है। पूरा रीअसेसमेंट सेक्शन 147 से लेके 153 तक के कवर है। लेकिन इसको पढ़ने का एक सीक्वेंस है जो जीकेएन ड्राइव शाफ्ट ने दिया था, बराबर, जो जीकेएन ड्राइव शाफ्ट ने दिया था। अब ये क्या सीक्वेंस है सर? सर सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले जा करके आप क्या लेके आइए, 151 के अंदर में अप्रूवल लेके आइए हायर अथॉरिटीज से।
हायर अथॉरिटीज से आपको अगर अप्रूवल मिल जाता है, राइट, तो आप इसके बाद देखिए टाइम लिमिट 149 से लेके 150 तक के। आपको सबसे पहले देखना है टाइम लिमिट, क्या अभी इस असेसमेंट को करने का टाइम लिमिट बचा है या नहीं बचा है। अगर बचा है तो आप 148A के तहत नोटिस इशू कर दीजिए। 148 के तहत नोटिस अगर सही मिल गया तो अल्टीमेटली नोटिस इशू कर दीजिए। नोटिस इशू करने के बाद आप एक्चुअली असेसमेंट करिए, और असेसमेंट करने के बाद आप इस पे टैक्स रेट लगाइए, और ये सारा असेसमेंट एक टाइम लिमिट में खत्म हो जाना चाहिए। तो द राइट सीक्वेंस टू लर्न इज 151, 149, 150, 148A। खैर जीके एंड ड्राइव शाफ्ट में आपको 148A नहीं दिखेगा, दैट्स एन ओल्ड केस, बट दिस इज अ न्यू प्रोसेस। 148, 147, 152 एंड 153, सो दिस इज द राइट सीक्वेंस। सबसे पहले सेक्शन 151 के ऊपर आते हैं। ये क्या है बेटा, अप्रूवल। तो देखो पेज नंबर 6 पे ना यहाँ पे एक स्पेस खाली करके दिया है मैंने तुमको, राइट, तो वहाँ पे लिखो जीके एंड ड्राइव शाफ्ट, और इस तरह से आप पूरे सेक्शन लिख दो, और हम बाद में उसको फिल इन द ब्लैंक्स करते रहेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 6 पे स्पेस खाली है, जीके एंड ड्राइव शाफ्ट लिखो, और उसके बाद में हम उसको करते बैठेंगे खाली एक एक करके। डन। तो चलिए सर, सबसे पहले देखते हैं क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। मतलब रीअसेसमेंट या इनकम असेसमेंट करने से पहले आपको क्या लेनी पड़ती है सर, अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो अप्रूवल के लिए हम लोग आ गए हैं एक सेक्शन के ऊपर, पेज नंबर 151, सेक्शन 151। अब किसका अप्रूवल चाहिए, देखिए हम जानते हैं कि आप 147 रीअसेसमेंट कितने साल का ओपन कर सकते हो, 3 साल। और अगर आपकी लाइबिलिटी 10 लाख से ऊपर जारी होगी, यस 10 लाख या 10 करोड़, जरा याद करो, जिसको याद नहीं आ रहा वो जाके अपनी बुक पलटाओ। 50 लाख कर दिया था इस लिमिट को, याद आ रहा है क्या। हाँ, तो पहले कितने साल सर, 3 साल, और बाद में इस लिमिट को क्या कर दिया था, एनहांस कर दिया था, 50 लाख पे कर दिया था। 50 लाख से ऊपर की अगर लाइबिलिटी जारी होगी असेट या एक्सपेंडिचर की, तो फिर 3 साल की जगह 10 साल भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको पहले 3 साल के रीअसेसमेंट करने हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, आपको अगर पिछले 3 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर के रीअसेसमेंट करने हैं, आप जाएंगे पीसीआईटी सीआईटी का अप्रूवल ले लेंगे, आप जाएंगे पीसीआईटी सीआईटी का क्या ले लेंगे, अप्रूवल ले लेंगे। आपको 3 साल के बियॉन्ड जाना है, प्रिंसिपल सीसीआईटी या सीसीआईटी का आपको अप्रूवल चाहिए। तो वेरी सिंपल है रूल, पहले 3 साल के रीअसेसमेंट करने एक्सक्यूज मी, पहले 3 साल के एक्सक्यूज मी, पहले 3 साल के रीअसेसमेंट करने बाप रे। तो देखो सर, सर्दी है बट फिर भी आपके लिए रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई बात नहीं, चलो सुनो। तो पहले 3 साल के रीअसेसमेंट करने हैं पीसीआईटी सीआईटी, और 3 साल के बियॉन्ड दैट इज अप टू 10 इयर्स जाना है प्रिंसिपल सीसीआईटी या सीसीआईटी का आपको क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। यस, चलिए पहला पॉइंट क्या था, अप्रूवल किसका लेना है, ये तो समझ में आ गया। अप्रूवल लेने के बाद आपको ये देखना होता है आर वी विद इन द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट, यस सर। अब आते हैं टाइम लिमिट, आप कब तक के क्या कर सकते हो, रीअसेसमेंट कर सकते हो। जनरली बात सुनिएगा, आप जनरली 3 इयर्स के रीअसेसमेंट कर सकते हो प्रायर टू प्रीवियस ईयर, मतलब 3 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स के आप क्या कर सकते हो,
रीअसेसमेंट कर सकते हो। हालांकि 3 साल के जगह 10 साल के कर सकते हो अगर आपके असेट एक्सपेंडिचर्स 50 लाख से ऊपर के दिख रहे होंगे तो जो इनकम एस्केप्ड हुई है इन द फॉर्म ऑफ असेट और इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर वो 50 लाख के ऊपर है तो आप क्या कर सकते हो, 3 साल की जगह 10 साल के भी रीअसेसमेंट कर सकते हो। इसके पहले ये 4 साल और 6 साल हुआ करता था, मैंने आपको हिस्ट्री में बताया है 4 साल और 6 साल हुआ करता था, राइट। लेकिन इसको चेंज कर दिया गया है फ्रॉम 2021 से। तो जनरली आप 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो 3 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स के आप कर सकते हो। Where AO is in possession of books of account and evidence represented in the form of asset or expenditure which has escaped assessment 50 लाख और मोर। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर ये 50 लाख है या 50 लाख और मोर है। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है 50 लाख और मोर, सो 50 लाख और मोर तो 10 साल फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर के रीअसेसमेंट आप आज ओपन कर सकते हो। अच्छा जी सर मेरे को एक बात बताइए, टू कंप्यूट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर इशूइंग द नोटिस अंडर द न्यू सेक्शन 148 द टाइम लिमिट और एक्सटेंडेड टाइम लिमिट अलाउड टू द असेसी इन प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। जितना टाइम आपको OOBH के लिए दिया गया है उसको क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। इस टाइम को एक्सक्लूड करने के बाद अगर टाइम पीरियड फॉर इशू ऑफ नोटिस 7 दिन से कम है तो एटलीस्ट इसको कितने दिन पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 7 दिन पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो 149 कहता है कब तक के नोटिस इशू किया जा सकता है, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर जो है आपका, राइट, उसके 3 साल के अंदर में कभी भी आपका रीअसेसमेंट किया जा सकता है। 3 साल की जगह 10 साल का भी आपका रीअसेसमेंट हो सकता है, प्रोवाइडेड जो असेट या एक्सपेंडिचर है, राइट, इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट या एक्सपेंडिचर 50 लाख से या उससे ऊपर होने चाहिए। अच्छा जी सर हम जनरली कितने साल के असेसमेंट ओपन कर सकते हैं, 3 या 10। हालांकि सेक्शन 150 एक एक्सेप्शन देता है। सेक्शन 150 बोलता है अगर कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, राइट, तो ऐसे केस में देयर इज नो टाइम लिमिट, 15 साल बाद भी रीअसेसमेंट ओपन हो सकता है, राइट। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का 15 साल बाद भी रीअसेसमेंट ओपन हो पाएगा। ऑर्डर किसका आना चाहिए, कोर्ट। सेक्शन 150 बोलता है देयर इज नो टाइम लिमिट टू रीओपन द केस। अ नोटिस अंडर 148 may be issued at any time to give the effect to finding of any direction by order of court under any other law. Under any other law. Is that done? Is that done? चलो जी 150 में आओ। नो टाइम लिमिट in case of court's order। टाइम लिमिट के बाजू अगर थोड़ा सा स्पेस है तो एरो करके 10 ईयर और 50 ईयर लिखो। इफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट एक्सीड 50 लाख ऐसा भी कर दो, इज इक्वल टू और एक्सीडिंग 50 लाख, मतलब उतना पढ़ना कम हो जाता। छोटे छोटे हैक जब तक के बनाओगे नहीं, डीटी जैसा सब्जेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होने वाला मालिक। तो देख, अगर रीअसेसमेंट करना है सबसे पहले तेरे को क्या लेना होगा, अप्रूवल। तो ध्यान से सुन, अगर रीअसेसमेंट करना है सबसे पहले अप्रूवल लेके आ। पहले 3 साल के लिए CIT, 3 साल के बियॉन्ड CCIT, ठीक। अप्रूवल लेने के बाद ये देख अब भी टाइम लिमिट बचा है क्या। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 3 साल में कभी भी रीअसेसमेंट हो सकता है या 10 साल में कभी भी रीअसेसमेंट हो सकता है। कोर्ट का ऑर्डर आया तो कभी भी हो सकता है। समझ में आई बात यहां तक के। अब ऐसे ही रीअसेसमेंट नहीं हो जाता। इस रीअसेसमेंट को करने के लिए क्या करना पड़ता है, अब एक और प्रोसेस है जिसको पूरा करना पड़ता है, और ये एक नया प्रोसेस है, प्रोसेस अंडर सेक्शन 148A। ये एक नया प्रोसेस है, प्रोसेस अंडर सेक्शन 148A, जिसमें OOBH दिया जाता है। क्या दिया जाता है, OOBH। तो देखिए 2021 के पहले कोई OOBH नहीं होता था, डायरेक्ट रीअसेसमेंट हो जाता था। लेकिन ये एक अनड्यू हार्डशिप हो रही थी किसके साथ, टैक्स पेयर्स के साथ। तो निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया, इसको नया लॉ को लेकर के आ गया, जहां पे आपको पहले OOBH दिया जाएगा और फिर ही रीअसेसमेंट को ओपन किया जाएगा।
यस तो 148A में नया प्रोसेस आया है. AO क्या करेगा? फर्स्ट AO शैल कंडक्ट एन इंक्वायरी, यस, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी. स्पेसिफाइड अथॉरिटी CCIT, PCCIT. यस फिर आपको क्या दिया जाएगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नॉट लेस देन 7 days बट नॉट एक्सीडिंग 30 days. तो मिनिमम 7 दिन का OOBH, मैक्सिमम 30 दिन का OOBS दिया जाएगा. एओ बाकायदा लेटर लिख करके बोल देता है आई हैव समथिंग विथ रिगार्ड्स टू योर रीअसेसमेंट. आपको कुछ कहना है तो प्लीज कह दो. फिर वो रिप्लाई आएगा, उसको वो कंसिडर करेगा. देन एओ शैल पास द ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिकॉर्ड्स विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ रिप्लाई इज रिसीव्ड. सो एओ हैज टू डिसाइड क्या वो रीअसेसमेंट करेगा या नहीं करेगा विद इन 1 month. AO has to decide whether he will do the assessment or reassessment or not within 1 month from the end of the month in which reply is received. Where no such reply is received within 1 month from the end of the month in which time limit expire. अगर reply आया ही नहीं, जैसे time limit expire हुआ 1 month के अंदर में वो decide कर लेगा उसको reassessment करना है या नहीं. Yes. तो चलिए बताइए क्या क्या करना पड़ेगा. अप्रूवल मिल गई, टाइम लिमिट है तो भी OOBH देना पड़ेगा. पहले AO क्या करेगा? नोटिस बना के भेजेगा. उसके बाद OOBS देगा. मिनिमम टाइम लिमिट 7 days, मैक्सिमम टाइम लिमिट 30 days. देन consider his reply within 1 month he will decide he will go for reassessment or he is not going for reassessment. हालांकि 4 केसेस में ये करने की जरूरत नहीं है. ये जो OOBH का कंसेप्ट है ये 4 केसेस में करने की जरूरत नहीं है. कब कब सर? जब आपके यहाँ पे सर्च हुई हो या आपके यहाँ पे रिक्विजिशन ऑलरेडी हुआ हो, राइट, या असेट इज या AO सेटिस्फाइड है कि कुछ असेट जो सीज किए हैं ऑफ एनी अदर पर्सन विच इज बिलोंग्स टू असेसी. अगर AO को ऐसा लग रहा है कि सीजर किसी और के अंदर में हुआ है लेकिन वो असेसी को बिलोंग करता है तो OOBH देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रीअसेसमेंट पॉसिबल है. डायरेक्ट रीअसेसमेंट पॉसिबल है. या AO सेटिस्फाइड है कि कोई इंफॉर्मेशन किसी और पर्सन के घर पे मिली है रिलेटेड टू अदर असेसी बट इट बिलोंग्स टू असेसी, तो 4 केसेस में OOBS देने की जरूरत नहीं. सर्च, रिक्विजिशन, asset or document belongs to other person but AO is satisfied that it is belong to assessee. तो इन 4 केसेस में आपको OOBS देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली रीअसेसमेंट कर सकते हो. चलो बताओ जल्दी से कौन से 4 केसेस? सर्च, रिक्विजिशन, असेट एंड डॉक्यूमेंट. दोनों वर्ड एक साथ बोल दो, दोनों जगह कॉपी पेस्ट है. एक जगह असेट लिखा है, दूसरी जगह डॉक्यूमेंट लिखा है. असेट एंड डॉक्यूमेंट belongs to other person but AO is satisfied it is belonging to assessee. क्लियर है? तो इन 4 केसेस में OOBS देने का काम नहीं है. यस चलिए जितना पढ़ाया 147 से 153 में बस उतना पढ़िए. पहले का आप पढ़ चुके हैं तो सिर्फ 147 में जितना पढ़ाया उतना पढ़िए. ये लिखने के बाद क्या लिखोगे? 148A गिविंग OOBH minimum 7 maximum 30 days. चलिए पूरा पढ़िए, ये चारों सेक्शन फिर से पढ़िए. यही मेरे साथ पढ़ लेंगे, रिवीजन 2 बार यही हो जाएगा. पढ़िए पढ़िए, अभी ही खत्म कीजिए. सर इतना आसान नहीं था इतने बड़े सिलेबस को इतने से पेज में लेके आ जाना. पर आप रेगुलर पढ़ के देख लो और उसके बाद ये पढ़ लो, आप देखो सब कुछ कवर मिलेगा.
डन। चलो, यानी 147 रीअसेसमेंट की सीरीज के अंदर में सबसे पहले अप्रूवल लो सीसीआईटी या सीआईटी का। अप्रूवल लेने के बाद ये देखो कि आर वी विद इन द टाइम लिमिट, क्या उस ईयर का असेसमेंट रीअसेसमेंट अब भी हो सकता है क्या। कोर्ट का ऑर्डर है तो टाइम लिमिट देखने का काम ही नहीं है। फिर हम आगे बढ़े, हम लोगों ने देखा कि ओओबीएच देना पड़ेगा कोई भी रीअसेसमेंट को करने से पहले। 4 केस में नहीं देना, सर्च, सीजर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स असेट किसी और के यहाँ मिले बट एओ को लगता है ये एसएससी को बिलोंग करते हैं, उस केस में नहीं देने का। यस और नो। चलिए 148 ए के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 148। अब ये तेरा तेरा क्लास तो खत्म हो गया ना, बोले फिर फाइनल वालों को बुला क्यों रहा है। मैंने बोला नहीं, सिलेबस बाकी है, सिलेबस बाकी है। तो तुमसे अगर कोई पूछे क्या बाकी है, सिलेबस बाकी है, समझ में आया, बहुत सिलेबस बाकी है ना। देखो आज ही तुम्हें एक बार रिवाइज करा दूंगा ना, टेक्निकली एक ही मेहनत में 3 बार डीटी पढ़ा दूंगा, तो उतना बेनिफिट तो तुमको मिलना चाहिए यार। इतना बड़ा सिलेबस है, नहीं होने वाला बच्चे से। यस सर। तो सर 148 ए के ओओबीएच देने के बाद आपको 148 का नोटिस देना है। ये 148 का नोटिस नहीं दिया तो रीअसेसमेंट वॉइड एब इनिशियो। दूसरी बात, ये 148 का नोटिस क्या करने बोलता है, ये आपको दोबारा रिटर्न फाइल करने बोलता है। देखिए एओ के पास अब एविडेंस आ चुका है दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, मतलब कुछ इनकम ऐसी थी जो असेसमेंट एस्केप कर गई है। अब ये एओ के पास जब एविडेंस आ जाता है, ये एओ क्या करवाना चाहता है, वापस से टैक्स करवाना चाहता है। तो 148 का जो नोटिस होता है ये आपको रिटर्न भरने बोलता है। सर कितने साल के रिटर्न भरने हैं, नोटिस में लिखा होता है। यस, नोटिस में फाइल करके आपसे रिटर्न भरवाया जाता है। ये जो रिटर्न आप फाइल करते हैं, ये रिटर्न को अज्यूम किया जाता है 139 में है। तो ये जो रिटर्न फाइल किया जाता है, ये रिटर्न को अज्यूम किया जाता है ये रिटर्न 139 में फाइल हुआ है, और पूरी चक्री वापस से घूमती है। जैसे ही आपने रिटर्न फाइल किया, आपको 143(2) का नोटिस आता है और असेसमेंट 143(3) के हिसाब से होता है। तो 147 सिर्फ एक पावर है टू ओपन द असेसमेंट, ताकि इससे रिटर्न भरवा के आपको वापस से स्क्रूटनी में लाया जाए। 147 कोई असेसमेंट नहीं है, इट इज अ पावर, इट इज अ डीमिंग फिक्शन। 147 एक डीमिंग फिक्शन है जहां पे आपसे वापस रिटर्न भरवाया जाता है, और रिटर्न भरवा करके वापस से आपको बोला जाता है कि चल बेटा अब तूने रिटर्न भर दिया। रिटर्न भरते ही विद इन 3 मंथ्स आपको क्या आ जाएगा, 143(2) का नोटिस आ जाएगा, बुलाया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वेरीफाई करवाया जाएगा। यानी असेसमेंट बैक ऑफ द गेम काय में चलती रहेगी, 143(3) में चलती रहेगी, और नाम क्या रहेगा, 147। समझ में आ रही बात। सो 147 इज जस्ट अ पावर, इट इज नॉट एन असेसमेंट, इट इज अ पावर टू ओपन द असेसमेंट अगेन। तो 148 का नोटिस, जल्दी आइए ऑन पेज नंबर 6। याद रखें 148 तब तक नहीं हो सकता जब तक 148 ए ना हो जाए, लेकिन 4 केसेस में 148 ए करने की जरूरत नहीं है। सो एओ हैज टू इशू the notice under 148A before assessment under 147 and require him to furnish ROI within the time in the notice। करने क्या बोल रहा है, require him to furnish ROI, ROI फर्निश करने बोल रहा है। नोटिस में लिखा होगा उस टाइम पे। नोटिस कैन बी इशूड ओनली व्हेन एओ इज इन पोजेशन ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ध्यान से सुनिए, ये नोटिस तभी इशू कर सकते हैं जब एओ के पास कोई एविडेंस हो, कोई इंफॉर्मेशन हो। बात सुनिएगा, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। ये नोटिस तभी इशू कर सकते हैं जब एओ के पास कोई इंफॉर्मेशन हो। ये नोटिस तभी इशू कर सकते हैं जब एओ के पास कोई इंफॉर्मेशन हो। 3 केसेस में डीम किया जाता है एओ के पास इंफॉर्मेशन है। डीम्ड मतलब उस केस में डायरेक्ट 148 लेके आ जाओ। कौन कौन सा, वही 3 जो हम 148 ए में पढ़ के आए। 148 के एक्सेप्शन यहाँ के इंक्लूजन है। 148 ए के क्या एक्सेप्शन थे, सर्च, रिक्विजिशन,
asset or document received in seizure of other person but belonging to assessee. इन 3 केसेस में अज्यूम्ड है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है और डायरेक्टली 148 इशू करो. इन 3 केसेस में कोई ओओबीएच का काम नहीं, अज्यूम्ड ही है. अब भाई किसी के घर पे सर्च हुई, रेड में चीजें मिल गई, इसके अलावा कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए कि तुमने इनकम एस्केप की है? ये तो डायरेक्ट अजम्पशन है ना कि तुमने कुछ तो एस्केप किया है. तो देयर इज डीम्ड, नीचे आइए, डीम्ड है, डीम्ड इंफॉर्मेशन है कि तुमने कुछ तो हाइड किया है. सर्च के केस में, सर्वे के केस में, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर थिंग बिलोंगिंग टू अदर पर्सन फाउंड इन द सर्च, बिलोंगिंग टू अदर पर्सन बट AO इज सेटिस्फाइड इट बिलोंग्स टू assessee. तो वही 3 एक्सेप्शन यहाँ के इंक्लूजन बन गए. मतलब इस केस में मान लिया जाएगा कि AO के पास इंफॉर्मेशन है और डायरेक्ट 148 इशू होगा विदाउट OOBH. ये अदरवाइज 148 तब तक इशू नहीं हो सकता जब तक कि इन 4 में से एक चीज ना हो जाए. 148 तब तक इशू नहीं हो सकता जब तक कि इन 4 चीजों में से एक चीज ना हो जाए. पहला, इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ CBDT के हिसाब से. तो CBDT की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो ही हम 148 इशू कर सकते. दूसरा, कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज हुआ है बाय CAG. तो अगर कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज हुआ है तो आप इसके अंदर में ले सकते हो. अच्छा, क्या सिर्फ CAG का ऑडिट ऑब्जेक्शन चाहिए? नहीं, अदर ऑडिट ऑब्जेक्शन भी अगर रेज होता है, और अदर ऑडिट ऑब्जेक्शन यहां पे लिख दो, और अदर ऑडिट ऑब्जेक्शन, कोई अदर ऑडिट ऑब्जेक्शन भी होता है तो 148 इशू हो सकता है. CAG का हो या अदर हो, दोनों भी चलेगा. कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है अंडर DTAA. मान लीजिए DTAA में आपके खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन मिली है, मतलब खत्म, आपके खिलाफ 148 हो सकता है. एनी इंफॉर्मेशन विच रिक्वायर द एक्शन एज पर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल. कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया है, ये ऑर्डर मान लिया जाएगा इंफॉर्मेशन है और उसके बेसिस पे आपको 148 इशू करवाया जाएगा. 148 में पहले तुमसे रिटर्न भरवाए जाएंगे. 148 में पहले तुमसे क्या करवाए जाएंगे? रिटर्न. तो चलो 148 एवरीबॉडी, 148 तभी इशू हो सकता है जब 148A हुआ हो. हालांकि 3 केसेस में डीम्ड इंफॉर्मेशन है और 148 हो सकता है. 3 केस कौन से? सर्च, रिक्विजिशन या asset belongs to other person but AO is satisfied this belongs to assessee. ठीक है, 3 केसेस में डीम्ड है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है. अदरवाइज तब तक 148 इशू नहीं हो जाता जब तक आप 4 कंडीशन में नहीं आए. पहला, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. दूसरा, ऑडिट ऑब्जेक्शन. तीसरा, DTAA का इंफॉर्मेशन. चौथा, कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर. ये 4 चीजों में से कोई एक चीज होगी तो ही आप 148 कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. चलो वापस, 4 चीजें कौन कौन सी? पहला, इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम risk management strategy of CBDT, audit objection, any relevant information under DTAA. बोलो 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 बोलो, ट्रिब्यूनल या कोर्ट से क्या आया है? ऑर्डर. ये 3 केसेस, 4 केसेस होंगे तो ही आप 148 इशू करेंगे. 3 केसेस में तो बाय डिफॉल्ट 148 इशू कर दो. 148 के तहत क्या करवाया जाएगा? रिटर्न भरवाया जाएगा. 148 notice before assessment. यस मालिक. अब जरा ध्यान से सुनना. रीअसेसमेंट 147 से 153 तक जाना है. सबसे पहले 151 में आपने अप्रूवल ली CCIT CIT की. अप्रूवल लेने के बाद आपने देखा कि आप क्या विद इन 3 ईयर्स और विद इन 10 ईयर्स है क्या. कोर्ट का ऑर्डर है तो टाइम लिमिट देखने का ही नहीं. फिर 148A में आपने OOBH दिया एक्सेप्ट इन केस ऑफ सर्च सीजर रिक्विजिशन. 148 में आपने देख लिया आपको जो रीअसेसमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन मिली है या तो ये 4 कैटेगरी से होनी चाहिए या तो डीम्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो आपने उससे क्या भरवाया? रिटर्न भरवाया. बेटा जैसे ही तुम रिटर्न भरवाते हो, रिटर्न भरवाने के बाद तुमको 143(2) का नोटिस आता है और तुम्हारी रीअसेसमेंट होती है. अब ये रीअसेसमेंट होती तो 143(3) के अंदर में है, लेकिन इसको नाम मिलता है 147 का. और रीअसेसमेंट होती है आपकी, क्या होती है? रीअसेसमेंट या इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. तो ये आते हैं 147 के अंदर में. अब यहाँ पे आपको कुछ एक्सटेंडेड पावर है जो आपको 143(3) से मिलते हैं. पहला, एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स. देखिए 147 के वर्ड्स ही कहां से चालू हो रहे हैं? एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स. एग्जम्प्ट इनकम का रीअसेसमेंट नहीं हो सकता. वर्ड्स ही चालू हो रहे हैं एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स. सो अगर इनकम ही टैक्सेबल नहीं है तो ऐसी इनकम का रीअसेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है.
Yes, so if any income chargeable to tax has escaped assessment, the AO may subject to 148 to 153. समझ में आ रहा है क्या? मतलब 148 से 153 सब सेटिस्फाई होने पे 147 होगा. क्या करेगा? असेस और रीअसेस सच इनकम. तो जो इनकम 148 के तहत ध्यान में आ गई है वो इनकम को असेस करेंगे या रीअसेस करेंगे. पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ फालतू क्वेश्चन आपको पूछे गए. क्या फर्स्ट टाइम असेसमेंट 147 में पॉसिबल है क्या? यस, क्योंकि सेक्शन लिखता है असेस और रीअसेस. तो फर्स्ट टाइम असेसमेंट भी 147 में पॉसिबल है, बिल्कुल चलेगा. रीअसेस, इसके पहले असेसमेंट हो चुका है फिर भी आप 147 में रीअसेस कर सकते हो. Recompute the loss or depreciation allowance or any other deduction as the case may be. तो फर्स्ट टाइम असेसमेंट भी बोला जा सकता है, रीअसेसमेंट भी बोला जा सकता है. यस. अच्छा सोचिए, जनरली हम वही इनकम असेस कर सकते हैं जो 148 के नोटिस में स्ट्राइक हुआ होगा, बराबर. लेकिन क्या एओ के पास पावर है अदर इंफॉर्मेशन जो उसको फर्दर असेसमेंट के दौरान मिली उसे भी असेस करने का? तो एक एक्सप्लेनेशन है 147 का जो कहता है एओ के पास एक्सटेंडेड पावर है इस सेक्शन में. इनफैक्ट वो भी इनकम को असेस कर सकता है जो उसको ड्यूरिंग द असेसमेंट मिली. यस. So the assessing officer may assess or reassess the income which comes to notice subsequently in the course of proceeding. Subsequently in the course of proceeding. तो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन नहीं जो 148 में मिली है, कोई अदर इंफॉर्मेशन भी जो उसके ध्यान में आएगी असेसमेंट करते वक्त वो भी आपके 147 में क्या कर देगा? इंक्लूड कर देगा. आपकी अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, अमाउंट ऑफ डिडक्शन या लॉस फाइनली कंप्यूट करके बाहर करेगा. यस और नो? सो 147 काय के लिए था बोलो बेटा? 147 असेसमेंट और रीअसेसमेंट. असेसमेंट और रीअसेसमेंट. अब सुन, असेस और रीअसेस करके तेरे को फाइनली क्या मिल गया होगा? लाइबिलिटी मिली होगी. अब एक सवाल उठता है, इस लाइबिलिटी पे टैक्स रेट कब का लगा है? इनकम तो 2 साल पुरानी थी, आपने आज ढूंढी है, तो आज का टैक्स रेट लगेगा या 2 साल पहले का? टैक्स रेट कब का लगना चाहिए? यही बात आपको 152 बताता है. सो 152 बोलता है टैक्स रेट. 152 क्या बोलता है? टैक्स रेट. कि इनकम तो मिल गई, 2 साल पहले की इनकम आज मिली, पर टैक्स रेट कौन सा होगा? 2 साल पहले का. ये 152 बोलता है. सो 152 में आइए. ये देखिए, अदर प्रोविजंस. In assessment or reassessment made under 147, the tax shall be chargeable at the rate which it would have been charged had income not escaped. तो लिख दो ना, tax rate of that year. जिस ईयर को ये बिलोंग करती है उस ईयर का टैक्स रेट, काम खत्म. So that 152 is also over. डने मालिक, बढ़ू आगे. चलिए, चलिए. इस साल से एक अमेंडमेंट आया है, ध्यान से सुनिएगा. फर्दर इस साल से एक अमेंडमेंट आया है. अब हो क्या रहा था कि रीअसेसमेंट जो था वो कोई भी ऑफिसर इशू कर दे रहा था. मतलब सर्च का केस भी होता तो रीअसेसमेंट लोअर लेवल वाला ऑफिसर इशू कर देता. ये तो सही नहीं है ना. तो 148B नाम का एक सेक्शन लेके आया. 148B नाम का एक सेक्शन लेके आया. उन्होंने कहा देखो, सर्च सीजर या वो जो असेट किसी और क्या मिला पर ये सेटिस्फाइड है कि ये असेसी को बिलोंग करता है, ये वाले केसेस में जो 148 का नोटिस इशू करेगा ये कोई भी ऑफिसर नहीं इशू कर सकता बिलो द रैंक ऑफ जेसी. तो एटलीस्ट ही शुड बी जेसी सर्च सीजर वाले मैटर को हैंडल करने के लिए. सो नो ऑर्डर फॉर असेसमेंट और रीअसेसमेंट, नो ऑर्डर फॉर असेसमेंट और रीअसेसमेंट शैल बी पास्ड बाय एओ बिलो द रैंक ऑफ जेसी इन केस ऑफ सर्च, सर्वे और वेयर द एओ इज सेटिस्फाइड दैट द असेट सीज और बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट related to assessee except with the prior approval of AC, AD, JC, JD. तो अगर लोअर लेवल के ऑफिसर को इशू भी करना है तो पहले किसका अप्रूवल चाहिए? AC, AD, JC, JD. इनके अप्रूवल के बगैर फिर नहीं हो पाएगा. क्लियर है मालिक? चलो जी, अब आपको क्या बचता है? देखिए, रीअसेसमेंट में अब आपकी सिर्फ एक चीज बचती है 153. ये रीअसेसमेंट कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? केस तो आपने ओपन कर दिया, कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए?
यही चीज़ लिखी है 153 के अंदर में। आप तो जानते हैं 153 के अंदर में सारे टाइम लिमिट्स लिखे हैं। जरा आइए 153 सबसेक्शन 2 पढ़िए। 153 सबसेक्शन 2 कहता है 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर 148 इज सर्व। 148 का नोटिस जब सर्व किया था वहाँ उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 12 महीने के अंदर में आपको कंप्लीट करना है। तो जिस साल 148 का नोटिस इशू किया उस साल के फाइनेंशियल ईयर एंड से, बोलो जल्दी से, 12 मंथ्स के अंदर में रीअसेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। रीअसेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। इज दैट डन? साथ साथ में देखिए, जब भी असेसमेंट रीअसेसमेंट होता है या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, इस केस में कई बार मैटर टीपीओ के पास पहुंच जाता, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास पहुंच जाता। अगर मैटर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास पहुंच गया तो जो असेसमेंट करने का टाइम लिमिट है वो फर्दर 12 मंथ से इंक्रीज हो जाएगा। यही चीज 153 सबसेक्शन 4 कहती है कि अगर कोई भी असेसमेंट, बी इट रेगुलर असेसमेंट, बी इट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बी इट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, कोई भी असेसमेंट अगर टीपीओ के पास पहुंच गया, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास पहुंच गया मैटर टीपी कैलकुलेट करने के लिए, तो जो भी टाइम लिमिट है ये 12 महीने से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब फर्स्ट केस में ये बन जाएगा 24 मंथ्स, इस केस में भी ये क्या बन जाएगा? 24 मंथ्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। अगर मैटर टीपीओ के पास पहुंच गया तो जो भी असेसमेंट करने का टाइम लिमिट है वो पहुंच जाएगा 12 महीने एक्सटेंड होके। डन है सर? चलो अब एक बार पूरा 147 की सीरीज को रिकॉल कर लेते हैं। यहां लिखिए 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर in which notice under section 148 is issued to complete reassessment। तो देखिए 147 से 153 जब आप ये पूरा पढ़ते हैं तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या रीअसेसमेंट होता है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 151 के अंदर में था अप्रूवल, 149 के अंदर में था टाइम लिमिट 3 इयर्स 10 इयर्स, 150 कहता था अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो कोई टाइम लिमिट नहीं, 148 ये कहता था भैया ये करने से पहले ओबीएस दे दो, 148 कहता था रीअसेसमेंट करने से पहले क्या मंगाओ? रिटर्न भरो और इसको रेगुलर असेसमेंट में डालो। तो रिटर्न भरवाते थे आप लोगों से 148 में। फिर 147 में इन द ब्रैकेट 143 आपकी क्या होती थी? असेसमेंट्स होती थी, लाइबिलिटी निकलती थी, टैक्स पेबल, रिफंड ड्यू। अब टैक्स तो निकल गया, टैक्स रेट क्या होंगे? उस साल के जिस साल की ये इनकम बिलोंग करती है। फिर ये सब कुछ पड़पन जो आपने खोला इतने साल बाद, ये कब तक खत्म करना है? 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच 148 का नोटिस आपने इशू किया है। सर्च सीजर वाले केस के अंदर में, सर्च सीजर वाले केस के अंदर में ऑर्डर तब तक के पास नहीं होगा बिलो द रैंक ऑफ जेसी जब तक कि एसीडीसी एडीडीडी का अप्रूवल ना ले लिया जाए। क्लियर है? ये है आपका पूरा रीअसेसमेंट का सीरीज। चेक करिए, वी हैव डन विद पेज नंबर 6, मोस्टली वी हैव डन हाफ विद द पेज नंबर 7। यस और नो? अच्छा जी सर, अब क्या करेंगे? सर अब क्या करेंगे? सर अब फेसलेस असेसमेंट करेंगे। फेसलेस असेसमेंट कैसे होता है? यस आगे बढ़ने से पहले एक बार मेरे साथ पूरे सेक्शन को रिवाइज कीजिए। 140A पलटने नहीं दूंगा, याद करके देखो, पलटने नहीं दूंगा। 140A सेल्फ असेसमेंट टैक्स, 143(1) याद रहना चाहिए, समरी असेसमेंट, 142(1) इंफॉर्मेशन लेके आ। तुम दिमाग में अगर वो चार्ट रखोगे तो काम इंफॉर्मेशन लेके जैसी आया, पहले जाना इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आई तो या तो ऑडिट करवा दोबारा से ऑडिट, या तो वैल्यूएशन करवा। समझ में आ गई तो 143(2) नोटिस भेज के तेको बुलाएंगे और खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार। ये तो तब की बात हुई जब सब प्यार मोहब्बत से चल रहा, प्यार से चल रहा तो ठीक है, नहीं तो 144 में तेरी बजा देंगे। फिर आती है 147 की सीरीज, पहले 151, फिर 149, फिर 150, फिर
148 ए, फिर 148, फिर 147, फिर 152, फिर 153। समझ में आया क्या? इस तरीके से पूरे 15 सेक्शन बैठते हैं। डन। अब पूरा रीअसेसमेंट एक बार पढ़िए, फिर हम फेसलेस पे चालू करेंगे। डन है बेटा? पढ़ लीजिए बेटा अच्छे से। डन है बेटा? होप आप सब यही तुरंत पढ़ रहे हैं ताकि एक ही बार में दो बार रिवीजन हो जाए। यस। चलो अब आते हैं असेसमेंट के लास्ट पार्ट पे। देखिए 153 को कभी भी पूरा एक साथ मत पढ़िए, वो याद ही नहीं रहेगा। तो असेसमेंट पढ़ते वक्त आप क्या करो, सिर्फ 3 सेक्शन पढ़ो। कौन कौन से? 153(1) 12 महीने का टाइम लिमिट, 153(2) 147 का टाइम लिमिट, अगेन 12 महीना, और टीपीओ वाला। जब आप अपील रिवीजन में जाएंगे तो वापस आके यहाँ का टाइम लिमिट पढ़िएगा, थोड़ा सा लिंक बैठेगा कि ये है क्या। नहीं तो 153 अकेले में इतना बड़ा है कि आपको कभी बैठने नहीं वाला ये है क्या और किधर से क्या आ रहा, तो उस टाइम पे देखिएगा। नहीं तो आगे चार्ट रिवीजन में कवर है, वहां देख लीजिएगा। यस, वहां से मैं वापस इस जगह पे लेके आता हूं। अब आते हैं फेसलेस असेसमेंट स्कीम। ये जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम है 2021 के अंदर में आई है। यस, ध्यान से सुनिए, ये जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम है ये 2021 के अंदर में आई हुई है। और इस फेसलेस असेसमेंट स्कीम के अंदर में आपको क्या दिया गया है, असेसमेंट के टाइप दिए गए हैं। यहाँ पे इस चार्ट के अंदर में जितना रेलेवेंट कंटेंट था उतना ही लेकर के आए हैं, पर कुछ बातें मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता दूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, फेसलेस असेसमेंट स्कीम के अंदर में 4 टियर सिस्टम बनाया गया है। पहला टियर सिस्टम पे उन्होंने रखा है सीबीडीटी, सीबीडीटी के नीचे रखा है उन्होंने नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। ऑब्जेक्टिव क्या है एनईएसी का? टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ ई असेसमेंट। अब ये बन चुका है मेन अथॉरिटी। तो अब तक आपके जितने नोटिस इशू होते थे, जितने समरी के नोटिस इशू होते थे, अब ये सब एनईएसी के थ्रू घूमेगा। समझ में आ रही बात? सो ही इज द मेन नोडल अथॉरिटी। एनईएसी के नीचे आरईएसी बनाया गया है, दैट इज रीजनल ई असेसमेंट सेंटर। तो एक से ज्यादा रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं जिसको कंडक्ट और होस्ट किया जाता है बाय एनईएसी ओनली। इसके बाद में हर
CCIT के नीचे आपके क्या बनाए गए हैं, असेसमेंट यूनिट्स बनाए गए हैं। तो असेसमेंट यूनिट्स क्या करते हैं, ई असेसमेंट्स को कंडक्ट करते हैं। इसके बाद में क्या बनाए गए हैं, वेरिफिकेशन यूनिट्स बनाए गए हैं। वेरिफिकेशन यूनिट्स का काम होता है असेसमेंट यूनिट्स को जितनी भी डिटेल मिली है इनको वेरीफाई करके देना। तो वेरिफिकेशन फंक्शन ये लोग कैरी आउट करते हैं। फिर होता है टेक्निकल यूनिट। अब किसी भी चीज में अगर आपको टेक्निकल राय चाहिए, राइट, तो ऐसे केस में टेक्निकल यूनिट आपको हेल्प करता है फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस इंक्लूडिंग एडवाइस ऑन लीगल, अकाउंटिंग, फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैटर्स। एंड लास्ट होता है रिव्यू यूनिट। देखिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है, इधर समझिए। एक है असेसी, ठीक है, और मैं आपको बताऊं, आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं पूछने वाला। आपको जो पूछेगा वो पूछेगा ये एक एक मार्क के लिए अलग अलग यूनिट्स के काम क्या है। तो ये आपको एक एक मार्क के लिए पूछ सकता है, ऐसा 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब असेसी है और यहाँ पे क्या बनाया गया है, एनईएसी। एनईएसी के नीचे क्या बनाया गया, आरईएसी। आरईएसी के नीचे 4 यूनिट बनाए गए। पहला असेसमेंट यूनिट, दूसरा वेरिफिकेशन यूनिट, तीसरा टेक्निकल यूनिट और चौथा रिव्यू यूनिट। बराबर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब भी असेसमेंट करनी होती है, राइट, एनईएसी इनको क्या करता है, नोटिस इशू करता है, बराबर है। और ऑन दैट बेसिस ये केस किसी रीजनल ई असेसमेंट यूनिट के किसी असेसमेंट यूनिट को केस ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब असेसमेंट करने के लिए क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। तो क्या किया जाता है, अब असेसमेंट यूनिट डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है किससे, एनईएसी से। और एनईएसी ये नोटिस किसको भेज देता है, असेसी को भेज देता है कि भैया तुम डॉक्यूमेंट्स दो। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वापस आते हैं ये असेसमेंट यूनिट के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। अब डॉक्यूमेंट आने के बाद उसको कुछ चीज़ें वेरीफाई करानी है। ये बोल रहा है स्टॉक 10,000 का है तो वेरीफाई करो स्टॉक 10,000 का है क्या। ये बोल रहा है ये क्रेडिटर है तो क्रेडिटर 20,000 के है, वेरीफाई करो क्रेडिटर यही है क्या, क्रेडिटर एग्जिस्ट भी करता है क्या, 20,000 ही है क्या, रिकन्फर्म करो। यस, आप बोल रहे हो डेटर 25,000 के है, इसको 5 लाख का एडवांस दिया हुआ है, तो उसको कॉल करके पता करो सच में 5 लाख रुपए है या नहीं है। तो टेक्निकली असेसमेंट यूनिट वेरिफिकेशन यूनिट के पास नहीं जाता। असेसमेंट यूनिट वापस से किसको कम्युनिकेट करता है, एनईएसी को, और बोलता भैया क्या करवा दो, वेरीफाई करवा दो। बट यू नो द बेस्ट ब्यूटी इज, जरूरी नहीं है ये ईसीआरईसी के वेरिफिकेशन यूनिट को आए, ये किसी दूसरे रीजन के वेरिफिकेशन यूनिट को जा सकता है। तो किसी दूसरे रीजन के दूसरे वेरिफिकेशन यूनिट को, राइट, ये पहुंच जाएगा वेरिफिकेशन। अब कुछ जगह पे हमको क्या चाहिए, कुछ जगह पे हमको चाहिए टेक्निकल सपोर्ट। अगेन ये बोलेगा भैया मेरे को टेक सपोर्ट दे दो। ये एनईएसी किसी ना किसी दूसरे रीजनल के टेक्निकल सपोर्ट को ये डिटेल देगी। इन दोनों का काम है अपनी रिपोर्ट एनईएसी को देना, एनईएसी का काम है असेसमेंट यूनिट को देना। The best part is there is no direct communication between units. Every communication is through NEAC only, the central model only. Hence, they eliminate the interface between assessee and department. तो ना assessee का कोई इंटरफेस है डिपार्टमेंट का, ना इंटरनली डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट के साथ है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सबको अपना काम करना है और सबको ये प्रोवाइड करना है। यस, आ जाइए। अपनी जो भी फाइनल रिपोर्ट होगी ये एक ड्राफ्ट बना के किसको दे देंगे, एनईएसी को। एनईएसी इस ड्राफ्ट को चेक करने के लिए देगा रिव्यू यूनिट, वो भी किसी दूसरे रीजन के किसी दूसरे रिव्यू यूनिट को। मतलब ऑडिट करा किसी और यूनिट ने, रिव्यू करेगा कोई और यूनिट। इनको अगर कुछ सजेशन है ये अपने सजेशन एनईएसी को दे देंगे, सजेशन नहीं है तो फाइनल करने बोल देंगे। प्रोसीजर, NEAC shall serve the notice on the assessee. NEAC shall serve the notice on the assessee. Assessee within 15 days from the date of receipt file his response to the National E-Assessment Center. NEAC shall assign the case to a selected specific assessment unit in one of the regional unit. Assessment unit make a request to NEAC for information, evidence and conducting certain inquiry. Assessment unit shall, after taking into account all material things available on record, may in writing provide draft assessment order. NEAC will examine the draft assessment order in accordance with risk management strategy, finalize, provide an opportunity to the assessee, assign the draft order to the review unit in any one REAC. Review unit shall either concur, जो बनाया सही बनाया,
or suggest modification. Assessment unit shall, after considering the modification, send the final draft order to NEAC. Yes or no? मान लीजिए NEAC ने जो ऑर्डर दिया आपको लग रहा है ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए असेसमेंट होने के बाद भी आप क्या करते थे, अपील, रिवीजन या रेक्टिफिकेशन. क्या अब ई असेसमेंट होने के बावजूद भी ये है? आंसर इज यस. एन अपील अगेंस्ट एन असेसमेंट मेड बाय NEAC shall lie before CIT अपील. तो ये भी ई असेसमेंट के बाद भी जो ऑर्डर आ रहा है इसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, CIT में जा सकते हो, रिवीजन पे जा सकते हो, रेक्टिफिकेशन पे जा सकते हो. तीनों ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा, अवेलेबल है. और इस तरीके से आपका असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर भी क्या होता है, ओवर. सर लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे में हम लोगों ने पूरा का पूरा असेसमेंट प्रोसीजर कंप्लीट किया है विथ ऑल द इंफॉर्मेशन. और आप इसके बिंदास अपने रेगुलर बुक के साथ देखिए, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, सारा कंटेंट मिल जाएगा. 2 पेज में असेसमेंट प्रोसीजर खत्म और 1.5 घंटे में असेसमेंट प्रोसीजर खत्म. इससे भी कम समय में ये पॉसिबल नहीं है. इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए आप तुरंत क्वेश्चनर उठाइएगा या अपनी रेगुलर बुक उठाइएगा. रेगुलर बुक में अपन ने क्लास में करीब करीब इसके ऊपर 10 से 15 प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है. आपने फास्ट ट्रैक देखा होगा तो फास्ट ट्रैक में भी हम लोगों ने इसमें फ्यू प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं. और सर क्वेश्चनर के अंदर में इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो जाकर के क्वेश्चनर को सॉल्व कर दीजिएगा. आज ही कवर करके खत्म कर दीजिए इस चार्ट रिवीजन के साथ. दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.